Hi, welcome to my channel विज्ञान किंगडम। दिस इज़ द किंगडम मोनेरा, जीवाणुओं की दुनिया, जीवाणु जगत। ये 11th का चैप्टर नंबर 2 है, यानी चैप्टर नंबर 2 है। और ये इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, मैं कर दूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मोनेरा जगत की यानी जीवाणुओं की भी अपनी एक दुनिया होती है और वो इसी के रिलेटेड आते हैं, मोनेरा किंगडम के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या होते हैं जीवाणु। सबसे पहला पॉइंट है, इस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय निम्न स्तर के प्रोकैरियोट को ही सम्मिलित किया गया है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 5 किंगडम प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहला किंगडम नीचे जो रखा गया था वो मोनेरा किंगडम को ही रखा गया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको जो पोजीशन मिली थी सेल्स की वो यूनिसेलुलर मिली है। यानी मोनेरा किंगडम में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी एक कोशिकीय और निम्न स्तर के प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ठीक है, कैसे हैं वो? निम्न स्तर के प्रोकैरियोटिक जीव हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय निम्न स्तर के प्रोकैरियोटिक ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, किन को सम्मिलित किया जाता है? इसमें एक कोशिकीय निम्न स्तर के जीवों को सम्मिलित किया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन है कि मोनेरा जगत का एकमात्र सदस्य बैक्टीरिया है, यानी कि इसमें और कोई सदस्य नहीं है, केवल बैक्टीरिया ही है। मोनेरा किंगडम में और कोई नहीं आता, केवल बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हैं। इसीलिए मैंने शुरू के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ये जो है मोनेरा किंगडम बैक्टीरियाओं की दुनिया है। अब मैं बात करूँगा हिस्ट्री के बारे में। जीवाणु की खोज सबसे पहले 1675 यानी 1675 में लुवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इन्हें एनी मुकेल नाम दिया था, एनी मुकेल। ठीक है, और एफ जे कोहन ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया नाम दिया। देखिए, लुवेनहॉक ने पहली बार डिस्कवरी जरूर कर दी 1675 में, 1665 में, बट इन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया। बैक्टीरिया नाम देने वाले अलग वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है एफ जे कोहन। इन्होंने ही बैक्टीरिया नाम दिया, ठीक है, ना कि लुवेनहॉक ने। ये बात हमको क्लियर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा रुकिए, स्लाइड जो है इधर उधर हो जाती है कभी कभी, तो मैं स्लाइड को सेट कर रहा हूँ। और ये देखिए, स्लाइड में लिखा है लुई पास्चर जर्म थ्योरी। लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी प्रस्तुत की। ये बैक्टीरियाओं के लिए ही बनाई गई एक थ्योरी है, जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं के बारे में बताया गया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिनको जर्म पॉजिटिव जर्म नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो लुई पास्चर जो हैं जर्म थ्योरी दे के गए हैं। आगे लिखा है कि जीवाणुओं को जर्म्स नाम दिया, इन्हें पाश्चीकरण विधि की खोज की। इन्होंने क्या किया? पाश्चीकरण जो विधि है उसकी खोज की। इस विधि में होता क्या है जरा सुने। पाश्चीकरण विधि होती क्या है जरा सुने। इस विधि में तरल पेय पदार्थों को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने सेल्सियस पर? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कम से कम 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। किसको? जो तरल पेय पदार्थ होता है जिसका आप पाश्चीकरण करना चाहते हैं, पाश्चुराइजेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको क्लियर हो जाती है कि 60 यानी 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 30 मिनट तक टाइम आपको देना है गर्म करने के लिए। जीवाणु मुक्त हो जाएगा वो पेय पदार्थ, यानी कि उस पदार्थ में, जो पेय पदार्थ है उसमें जीवाणु नहीं रहेंगे, वो जीवाणुओं से फ्री हो जाएगा। उसमें एक भी जीवाणु जो होगा वो मर जाएंगे, सभी भी जीवाणु, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो जीवाणु को किल करने के लिए फेवरेबल, उचित है, अच्छा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रॉबर्ट कोच के बारे में। चलो जानते हैं कि रॉबर्ट कोच क्या कह रहे हैं। रॉबर्ट कोच अगले साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि रोगों का कारण जीवाणु होते हैं, और इन्होंने एंथ्रॉक्स रोग, टीबी रोग जिसको क्षय रोग बोलते हैं, एंथ्रेक्स रोग होता है, टीबी रोग होता है, उसके बाद हैजा यानी कोलेरा के जीवाणुओं की खोज भी की थी। रॉबर्ट कोच कौन है? ये एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने रोगों का
कारण जीवाणु बताया और साथ में ये भी बताया कि एंथ्रेक्स रोग जीवाणु की वजह से होता है, टीबी रोग जीवाणु की वजह से होता है, हैजा जीवाणु की वजह से होता है। बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर हो जाने के बाद अब बात करेंगे हम मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षणों के बारे में। तो यहाँ तक बिल्कुल साफ एकदम अच्छी तरह से क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण। तो मोनेरा जगत के लक्षणों को शुरू करते हैं। पहला, इस जगत के सभी जीवाणु यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक कोशिकीय हैं। कैसे हैं? एक कोशिकीय। इस जगत के सभी जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते। ठीक है, ये इसका एक अच्छा गुण है। दूसरा गुण है, ये लगभग सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। जीवाणु जो है हर जगह पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये जलीय जल में पाए जाएंगे, लवणीय जल में पाए जाएंगे, समुद्री जल में पाए जाएंगे, हर जगह पाए जाते हैं। तो जल, लवणीय मृदा, गर्म, देखो लवणीय मृदा, गर्म जल में, स्थल पर, जल के स्रोतों पर, जल के जो सोर्स हैं, तालाब है, नदी है, नाले हैं, सब जगह पाए जाएंगे। जंतुओं पर, पौधे के शरीर में, परजीवी की तरह, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में आदि में पाए जाते हैं। मतलब ये है कि जीवाणु हर जगह सर्वाइव करते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे जीवाणु नहीं मिलते हैं, हर जगह आपको जीवाणु मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया, इसीलिए मैं सेकंड पॉइंट जो बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं। ये लगभग सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के आवासों का मतलब ये है कि गर्म हो, ठंडा हो और शुष्क हो, रेगिस्तान हो, सब जगह मिलेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरे वाले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और तीसरा वाला पॉइंट कह रहा है कि जीवाणु कोशिका जो होती है वो 1 म्यू मीटर से कुछ माइक्रोन तक लंबी होती है। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन अर्थात म्यूरिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो आंसर है पेप्टिडोग्लाइकिन, यानी कि म्यूरिन की बनी होती है। म्यूरिन नाम के पदार्थ की बनी होती है कोशिका भित्ति जीवाणुओं की। क्लियर हो गया? आगे लिखा है कि इनमें सुरक्षा आवरण, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। 3 लेयर पाई जाती हैं जीवाणु के चारों तरफ। अगर जीवाणु की कोशिका की स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको कितनी लेयर मिलेंगी? 3। चलो आपको दर्शन भी करा देते हैं इसी के साथ साथ कि जीवाणुओं में 3 प्रोटेक्टेड लेयर पाई जाती हैं। इसमें से पहली का नाम मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तीसरे नंबर को ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि ये 3 लेयर होती हैं जो कि सेल को प्रोटेक्टेड करती हैं, आवरण देती हैं, लेयर प्रदान करती हैं। ठीक है, सुरक्षा आवरण यहाँ शुरुआत में ही लिख रहा है, सुरक्षा आवरण। शुरुआत में मैंने बोल दिया था कि ये एक सुरक्षा आवरण के बेस पर बनी हुई 3 लेयर हैं। ठीक है, चलो अब इनकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं डायग्राम में। इस डायग्राम में थोड़ा सा और ज़्यादा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको स्लाइड बिल्कुल कटी हुई नज़र ना आए। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे हाथ से बना हुआ डायग्राम और ये है आपको इंटरनेट से लिया गया डायग्राम है। तो दोनों ही डायग्राम को बेहतर देखने के लिए पहले मेरे डायग्राम से ही समझ लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि देखिए सेल वॉल, यहाँ ये सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन भी इसी के जस्ट नीचे होती है। सेल मेम्ब्रेन इसी के जस्ट नीचे होती है और ये कैप्सूल जो है, ये जो कैप्सूल है रेड कलर का, इसी को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, यानी कि 3 लेयर होती है। तीसरी लेयर है ये, दूसरे नंबर की लेयर देखो, ये जो है तीसरे नंबर की लेयर है, ये दूसरे नंबर की लेयर है। और ये जो सेल वॉल के बाद में आपको मीसोसोम दिखाई दे रहा है, मीसोसोम। तो मीसोसोम जिस संरचना से मिलकर बना है, यानी कि ये ब्लू कलर की लाइन, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ तब आपको सेल मेम्ब्रेन अच्छी तरह से दिखाई देगी। ये मीसोसोम नाम का ऑर्गन है, ये जो बनता है ये इस लेयर के द्वारा बनता है। तो ये फर्स्ट लेयर जो है ये आपकी CW है, जिसको सेल वॉल कह सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड नंबर की लेयर है और ये जो है बिल्कुल फर्स्ट नंबर की लेयर है और इसको बोलेंगे आप CM मतलब सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन से ही रचना होती है मीसोसोम की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से ही रचना होती है मीसोसोम की। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अब देखेंगे, जूम को मैंने सप्रेस कर दिया, हटा दिया। अब देखेंगे आप
ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के बाहर ये जो लेयर दिखाई दे रही है सबसे रेड कलर की, ये जो लेयर दिखाई दे रही है, ये कैप्सूल है। ये कैप्सूल पूरी बॉडी को कवर कर रखता है, पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, ताकि बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स जो कैप्सूल है वो नज़र आए आपको, सेल मेम्ब्रेन भी नज़र आए आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नज़र आया आपको। तो चलो इंटरनेट के डायग्राम में भी देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हो। यहाँ देखेंगे आप, ये कैप्सूल लिख रहा है तो ग्लाइकोकैलिक्स ही है, ये तीसरे नंबर की लेयर होती है, और सेल बॉल ये दूसरे नंबर की लेयर होती है, और ये फर्स्ट नंबर की लेयर है, यानी कि 3 लेयर पाई जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रहा है, ये तो ये पहले नंबर की ही लेयर है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो या सेल मेम्ब्रेन बोल लो, ठीक है। यही वो लेयर है जो तीसरा पहले पोजीशन प्राप्त करती है तीनों में, ठीक है। तीनों प्रोटेक्टिव लेयर हैं, तीनों को मैंने आपको बता दिया है। तो ये बैक्टीरिया के बारे में ही चल रहा है सारी की सारी नॉलेज। ये बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर है एक प्रकार से। बैक्टीरिया के सेल में जो जो ज़रूरत पड़ रही है वो सारी चीज़ें एक साथ बताता चलूँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें फ्लैजला भी होता है वो गति देने के लिए। ये फ्लैजला दिखाई दे रहा है आपको, एक धागा सा जो निकल रहा है, ये फ्लैजला है। और छोटी छोटी जो धागे से निकल रहे हैं उनको पिलाई बोलते हैं, पिलाई। यहाँ पे सीलिया नहीं बोला जाता, इनको पिलाई बोला जाता है। इंडिविजुअल शब्द जो लिकायला का है पिलाई, ये बैक्टीरियाओं के लिए ही है ये शब्द, और किसी के लिए नहीं बोला जाता पिलाई नाम का शब्द। अन्यथा किसी और में अगर ये छोटी छोटी पाई जाती हैं तो इनको बोला जाता है सीलिया। क्या बोला जाता है? सीलिया। तो यहाँ तक मैंने बात कर लिया। अब मैं बात करूँगा मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षणों के बारे में। तो ये 5 करैक्टर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं करैक्टर नंबर 6 के बारे में बात कर रहा हूँ, और 6वें करैक्टर को आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ से इनकी कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, यानी कि जिनके पास झिल्ली हो ऐसे कोशिकांग नहीं पाए जाते, बिना झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। 7वां पॉइंट कह रहा है, देखिए सभी कोशिकांग का पाया जाना जरूरी नहीं है। 6 पॉइंट के फेवर में ही बता रहा हूँ, सभी कोशिकांग का पाया जाना जरूरी नहीं है एक बैक्टीरिया सेल के अंदर। जो भी पाए जाएंगे सेल ऑर्गन, जैसे सेल ऑर्गन होते कौन कौन से, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ये सभी एक प्रकार से सेल ऑर्गन के अंतर्गत ही आते हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गन बोलते हैं इंग्लिश में। तो सभी पाए जाएं ये भी उचित नहीं है, जो पाए जाएंगे वो बिना कोशिका झिल्ली के पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है 7 पॉइंट कि इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जैसे इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। अब जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, जिसे आभासी केंद्रक कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं इसके केंद्रक को। किसके केंद्रक को? बैक्टीरिया के केंद्रक को, क्योंकि वो केंद्रक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, एक बेकार वाला केंद्रक पाया जाता है जीवाणु की कोशिकाओं के अंदर, जिसको आभासी केंद्रक बोलते हैं। आभासी केंद्रक बोलेंगे तो उसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, जीनोफोर के नाम से, न्यूक्लियोइड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए तीनों नाम लिख रहे हैं, ये यहाँ आभासी केंद्रक लिखा है, जीनोफोर भी लिखा है और न्यूक्लियोइड भी लिखा है। तो ये किसका केंद्रक है? बैक्टीरिया का केंद्रक है, जिसको इन नामों से पुकारा जाता है, इन्हें आभासी। अब इनमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा भाई, ये जो एक क्रोमोसोम है, ये जो एक केंद्रक है, ये जो केंद्रक है बैक्टीरिया का, वो आभासी है। अब इसके अंदर पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? गुणसूत्र होता है, उसके अंदर DNA RNA होते हैं, ये भी आभासी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये भी आभासी ही गुणसूत्र रखता है। बैक्टीरिया जो है अपनी सेल के अंदर केंद्रक भी आभासी रखेगा, उसको आभासी केंद्रक कहेंगे, यानी कि जीनोफोर भी कहते हैं उसको, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। तो इसके अंदर पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल गुणसूत्र भी आभासी गुणसूत्र होता है, ठीक है। जो कि कैसा होता है ज़रा सुनिए, जो कैसा होता है वो भी देख लीजिए, 1 मिनट ज़रा वो भी देख लीजिए कि वो होता कैसा है। ये जो क्रोमोसोम है इनके अंदर जो पाया जाता है वो डबल स्टैंडर्ड, DS मतलब डबल स्टैंडर्ड, DS मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्लेड DNA प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो डबल सर्कुलर होता है,
ठीक है, डबल सर्कुलर पाया जाएगा, बट नेकलेट मतलब घुमावदार होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनका अगर क्रोमोसोम पाया जाएगा तो वो एक तो आभासी है, ठीक है, और केंद्रक भी कैसा, आभासी, और साथ में इसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए पाए जाते हैं वो भी कैसे हैं, आभासी जैसे ही हैं, घुमावदार हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बिना ही पाए जाते हैं। ज़रा देख लीजिए कैसे होंगे। मान लीजिए ये इनका डीएनए है तो कुछ ऐसा पाया जाएगा डीएनए, ठीक है, डीएनए कुछ ऐसा पाया जाएगा जिसमें सीढ़ियाँ यानी कि जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो कुछ इस प्रकार से लगे होंगे। ये नाइट्रोजन बेस है जो कि एक डीएनए के अंदर लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का बिल्कुल डीएनए डबल स्टैंड हो गया। देखो एक स्टैंड तो ये होता है, दूसरा स्टैंड ये होता है, तो डबल स्टैंड इसी को कहते हैं। ठीक है, तो डबल स्टैंड डीएनए कैसा हो गया आपको बिल्कुल समझ में आ गया, अच्छी तरह समझ में आ गया। 7 पॉइंट क्लियर है ना, 7वां जो पॉइंट है वो क्लियर है ना। अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे बिल्कुल आप आगे 8वें पॉइंट को। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, इनकी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदीपीय जालक, कोशिका का अंग होता है, सेलुलर ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम ये भी एक सेल ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी है, वैक्यूल, प्रोक्सिसोम, प्लास्टिड आदि नहीं पाए जाते। ठीक है, आदि नहीं पाए जाते। इसीलिए मैं थोड़ी सी देर पहले बोल रहा था कि सभी सेल ऑर्गन का पाया जाना जरूरी नहीं है। बैक्टीरिया सेल के अंदर पाए जाएंगे तो कुछ पाए जाएंगे, और वो भी बिना झिल्ली के पाए जाएंगे। ठीक है, उनमें भी डबल लेयर नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, पहले ही क्लियर कर दिया है। अब 9वां पॉइंट देखें, 9वां पॉइंट इसमें कह रहा है कि इनकी सेल में 70S, कितना है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये सब यूनिट होता है एस, राइबोसोम के सब यूनिट होते हैं, उपेकाइयाँ होती हैं। तो 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है, एक बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए ये 9वां पॉइंट कह रहा है कि इनकी कोशिका में 70S राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पाया जाता है, यानी प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन निर्माण के लिए पाया जाता है। 9वां पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 देखेंगे जरा। इनमें श्वसन मीसोसोम द्वारा होता है। मीसोसोम मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, कोशिका के अंदर आंतरिक झिल्ली के द्वारा या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा बनने वाला एक ऑर्गन होता है जो कि घुमावदार तरीके से बन जाता है। अंदर अगर कोशिका झिल्ली मुड़ जाती है, बैक्टीरिया के कोशिका के अंदर पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली अंदर बलन नुमा संरचना को बना लेती है, जिसकी वजह से मीसोसोम बनता है और इसी के द्वारा बैक्टीरिया श्वसन करता है। इनमें श्वसन मीसोसोम द्वारा वायवीय अवायवीय प्रकार का हो सकता है। मीसोसोम का निर्माण सेल मेम्ब्रेन के अंतर्बलन द्वारा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, अंतर्बलन कहते हैं इसको, फोल्ड हो जाना अंदर ही अंदर। इस चीज़ को आप बारीकी से देखेंगे डायग्राम में। चलिए डायग्राम के पास ले सकते हैं, डायग्राम में ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये देखेंगे आप, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं एक बैक्टीरिया सेल को, और ये बैक्टीरिया सेल में आपको यहाँ फोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला चीज़। तो ये फोल्ड जो हुई है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन जा रही है और यूँ करके ऐसे 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 फोल्ड होके वापस फिर से ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ जो फोल्ड हुआ है, जो यहाँ ये फोल्ड जो हुआ है, ये वाला जो यहाँ ये फोल्ड हो गया है, तो इसी फोल्ड को कहते हैं मीसोसोम। देखो लिखा है मीसोसोम। ठीक है, मीसोसोम भी लिख रहा है, तो मीसोसोम के द्वारा बैक्टीरिया श्वसन करता है। क्या करता है, श्वसन करता है। ठीक है, बैक्टीरिया श्वसन करेगा, ये वायवीय और अवायवीय प्रकार का श्वसन कर सकता है। बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारे लिए आ रहा है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 को देखेंगे कि इसमें जनन के बारे में बात करेंगे हम। तो जनन के बारे में बात करने से पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए आगे, इनमें प्रजनन कायिक, कैसा, कायिक यानी वेजिटेटिव। कायिक प्रजनन अलैंगिक जनन की 6वीं विधि होती है। अगर अलैंगिक जनन को पूरा पढ़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगा कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार के होते हैं। 6 में से 6वां प्रकार होता है कायिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन, इनमें प्रजनन कायिक या अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। ठीक है, ये कायिक इसी का पार्ट होता है, अलैंगिक जनन कायिक। ठीक है,
और लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। बैक्टीरिया की सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ध्यान रखना, पाया ही नहीं जाता। 11 पॉइंट क्लियर। जनन पाया जाएगा तो अलैंगिक ही पाया जाएगा, सिंपल सी बात है। बस एक बात ध्यान रख लो कि बैक्टीरिया के अंदर जो जनन पाया जाता है वो कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधि हैं उनके द्वारा होता है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 12, इनमें पोषण कैसे होता है, स्वयपोषी, रसायन संश्लेषी या विषमपोषी। स्वयपोषी का मतलब है या तो ये ऑटोट्रोपिक खुद भोजन बना लेते हैं, खुद भोजन बना लेंगे, क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा भाई, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए का मतलब है हरित लवक का पाया जाना। कुछ बैक्टीरिया हैं इनमें हरित लवक पाया जाता है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, जो वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। अब रसायन संश्लेषी, जो कि रसायनों से यानी कि रासायनिक पदार्थ होंगे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको रसायन संश्लेषी कहते हैं। विषमपोषी का प्रकार होता है, ठीक है। इनमें पोषण का जो प्रकार है स्वयपोषी, विषमपोषी, रसायन संश्लेषी, तीनों प्रकार होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बैक्टीरिया में जनन कौन सा होता है, और दूसरा कि बैक्टीरियाओं में पोषण विधि कैसी होती है। पोषण होता है स्वयपोषी, रसायन संश्लेषी, विषमपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। पॉइंट नंबर 13, 13वां पॉइंट देखेंगे। इनमें नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन साइकिल को फॉर्म करने के लिए, उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इनकी भूमिका होती है। नाइट्रोजन चक्र जो चलाते हैं वो बैक्टीरिया भी चलाते हैं। मतलब नाइट्रोजन साइकिल होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस बनती है, नाइट्रोजन गैस के कंपाउंड बनते हैं, उनका स्थिरीकरण होता है। ये सारी प्रोसेस जो है बैक्टीरियाओं के द्वारा होती है। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन चक्र को चलाने में भी भूमिका निभाते हैं। पॉइंट नंबर 13 भी क्लियर है। पॉइंट नंबर 14 कह रहा है कि ये सहजीवी स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं। यानी कि सहजीवी स्वतंत्र जीवी का मतलब है साथ रह सकते हैं, किसी के साथ संबंध बना कर रह सकते हैं बैक्टीरिया, या फिर फ्री मतलब किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, सहजीवी, स्वतंत्र रह रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। या एक रूप में तो सहजीवी भी रह सकते हैं, दूसरे रूप में स्वतंत्र जीवी के रूप में भी रह सकते हैं। तो दोनों ही चांस हैं, ठीक है, रहने के लिए, दोनों ही प्रकार से रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी, नेक्स्ट इससे अगली वीडियो आएगी, उसमें मैं और डिटेल शेयर करूँगा, जो कि इसके प्रोकैरियोट के जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा जो जगत है उसके यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कियोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के टाइप कर दें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बोल गया गलती से। थैंक यू।